मैं बीच में खड़ा था और मेरे दोनों तरफ दो बिल्कुल एक जैसे छोटे छोटे बॉडीगार्ड खड़े थे। पूरा माहौल कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बॉडीगार्ड तो हकलाते हुए बोल पड़ा, ये क्या? दो छोटे मालिक। जिंग शुआन का चेहरा भी देखने लायक था। उसके होंठों पर जमी मुस्कान वहीं की वहीं जम गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका दिमाग रीस्टार्ट कर दिया हो। लेकिन सबसे बड़ा झटका बाई किंग वांग को लगा। मैंने साफ देखा उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, आंखें कांपने लगी। आखिर ये दोनों बच्चे उनकी अपनी कोख से जन्मे थे, वह उन्हें कैसे नहीं पहचानती। मैंने धीरे से एक लंबी सांस छोड़ी। अब छिपाने का कोई मतलब नहीं था। मैंने अपना चश्मा उतार दिया। जैसे ही मेरा चेहरा सामने आया, जिंग शुआन की आंखें फैल गईं। वह लगभग चीख पड़ा, लो जिंगुआन! उसका चेहरा पल भर में बदरंग हो गया। उधर बाई किंग वांग एक पल भी नहीं रुकी। वह तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ी। उनका हाथ कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे चेहरे को छूना चाहती हो। लेकिन जैसे ही हमारी नजरें मिली, उन्होंने अपना हाथ धीरे से वापस खींच लिया। 5 साल का इंतजार, 5 साल की तड़प और 5 साल का दर्द, सब कुछ उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, लो जिंगुआन, मैंने तुम्हें 5 साल तक हर जगह ढूंढा है। बस इतना सुनते ही मेरा बेटा पूरी तरह उलझ गया। उसने पहले मेरी तरफ देखा, फिर बाई किंग वांग की तरफ। उसके चेहरे पर बड़ा प्यारा सा कंफ्यूजन था। आखिर उसने मासूमियत से पूछा, आंटी क्या आप मेरे डैडी को जानती हैं? उसका सवाल सुनते ही बाई किंग वांग घुटनों के बल बैठ गईं। उन्होंने कांपते हाथों से उसके चेहरे को धीरे धीरे छुआ। अब तक रोके हुए आंसू आखिर बह निकले। उनकी आवाज भर्रा गई, आखिर मैं तुम्हें देख पाई। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी भौहें बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी हैं। मैंने ठंडी हंसी हंसी, फिर बेहद सख्त लहजे में कहा, देख लिया ना, अब हम चलते हैं। इतना कहकर मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगा। लेकिन अगले ही पल कई बॉडीगार्ड हमारे सामने आकर दीवार की तरह खड़े हो गए। मैंने भौहें सिकोड़कर बाई किंग वांग की तरफ देखा। इसका क्या मतलब है? इस बार उनके चेहरे पर पहली बार वह जानी पहचानी ठंडक नहीं थी। उनकी आवाज बेहद नरम हो गई। तुम 5 साल तक मुझसे छिपते रहे, अब इतनी मुश्किल से मिले हो और फिर से चले जाना चाहते हो। मैंने चारों तरफ देखा। इतने सारे बॉडीगार्ड के बीच आज अपने बेटे को लेकर निकल पाना लगभग नामुमकिन था। मैंने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अब जब तुम मुझे ढूंढ ही चुकी हो तो भागने का कोई मतलब भी नहीं बचा। लेकिन हमारा सारा सामान अभी पुराने घर में है। मैं बस बेटे को लेकर सामान लेने जाना चाहता हूँ। बाई किंग वांग हल्का सा मुस्कुराई। वह मुस्कान शांत थी, लेकिन उसमें जबरदस्त दृढ़ता छिपी थी। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, लो जिंगवान, मैं इतनी भी भोली नहीं हूँ। तुम्हें ढूंढने में मैंने 5 साल लगा दिए हैं। अब अगर तुम्हें फिर से जाने दूं और तुम दोबारा गायब हो गए तो इस बार मैं तुम्हें अपने हाथों से फिर खोने की गलती कभी नहीं करूंगी। जिंगशुआन तुरंत बीच में बोल पड़ा, मैं इसके साथ जाता हूँ। मैं इस पर और बच्चे पर नजर रखूंगा। ये दोनों भाग ही नहीं पाएंगे। बाई किंग गुआंग कुछ पल चुप रही, फिर उन्होंने हल्के से सिर हिला दिया। मैंने राहत की सांस ली। मन में एक उम्मीद जगी। उसने 5 साल पहले मुझे जाने दिया था, शायद इस बार भी किसी तरह मेरी मदद कर दे। मैं जैसे ही मुड़कर चलने लगा, तभी चेन चेन ने धीरे से मेरी शर्ट का किनारा पकड़ लिया। उसने मासूम आवाज में कहा, मैं भी चलूंगा। मैंने झुककर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अच्छे बच्चे बनो, मैं बस सामान पैक करके आता हूँ, फिर तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। लेकिन चेन चेन ने जिद में सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, इस बार तो मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला। नहीं, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। मैंने बेबस होकर बाई किंग वांग की तरफ देखा। हम सिर्फ सामान लेने जा रहे हैं, चेन चेन को साथ ले जाना ठीक नहीं होगा। आप उसे घर ले जाइए। लेकिन मेरी उम्मीद के बिल्कुल उलट बाई किंग वांग ने बिना कुछ सोचे चेन चेन को हल्का सा मेरी तरफ धकेल दिया। उन्होंने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, ठीक है। जिंगशुआन बाद में उसे वापस ले आएगा। रास्ते भर दोनों छोटे उस्ताद मेरे दोनों तरफ बैठे रहे और सवालों की ऐसी बारिश शुरू कर दी कि लगता था इंटरव्यू चल रहा हो। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे क्यों दिखते हैं? एक डैडी के साथ क्यों रहता है, दूसरा मम्मी के साथ क्यों? मैंने आंखें बंद कर ली, ऐसा नाटक किया जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि फिर से बाई किंग गुआंग की दुनिया में लौटूं। अमीर परिवारों की राजनीति, साजिशें, झूठ, धोखा, मैं उस सबसे बहुत दूर निकल आया था। अगर मैंने अभी सच्चाई बता दी तो सबसे ज्यादा चोट इन दोनों मासूम बच्चों को ही लगेगी। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो दोनों ने तुरंत अपना अगला निशाना बना लिया, जिंगशुआन। वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर अचानक कड़वी हंसी हंसा। उसकी आवाज में वर्षों की जलन और नफरत साफ सुनाई दे रही थी। तुम वापस क्यों आए? मैंने तो 5 साल पहले तुम्हें खुद भागने का मौका दिया था ताकि तुम बहुत दूर चले जाओ। तुम्हें पता भी है, मैं बस थोड़ा सा और करीब था। मैं बाई किंग गुआंग का दिल जीतने ही वाला था। सब कुछ मेरा होने वाला था। उसकी बातें सुनकर मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही चेन चेन हैरानी से बोला, अंकल शुआन, आप क्या कह रहे हैं? अचानक जिंग शुआन जैसे पूरी तरह पागल हो गया। उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, चुप, तुम छोटे कमीने, तुम्हें मेरा नाम लेने का भी कोई हक नहीं। उसकी आंखें अब बिल्कुल पागलों जैसी हो चुकी थी। वह दहाड़ा, मैं तुम सबसे तंग आ चुका हूँ। अब जबकि तुम बाप बेटे फिर से मिल ही गए हो तो आज तुम तीनों हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। मेरे दिल में खतरे की घंटी जोर से बज उठी। मुझे तुरंत समझ आ गया कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैंने बिना देर किए आगे बढ़कर स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश की। कार में दोनों बच्चे बैठे थे। किसी भी कीमत पर उन्हें बचाना था, लेकिन जिंगशुआन पूरी तैयारी करके आया था। उसने सीट के नीचे से लोहे का भारी हथौड़ा निकाला और पूरी ताकत से मेरे कंधे पर दे मारा। धड़ाम! ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी हड्डी टूट गई हो। तेज दर्द बिजली की तरह पूरे शरीर में फैल गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं पीछे की सीट पर गिर पड़ा। मेरे कंधे से तेजी से खून बहने लगा। गर्म खून कपड़ों को भिगोता हुआ नीचे टपकने लगा। दोनों बच्चे डर के मारे जोर जोर से रोने लगे। वे तुरंत मेरी तरफ झुक गए। अपने छोटे छोटे हाथों से
मेरे जख्म पर दबाव डालने लगे, रोते हुए चिल्ला रहे थे, डैडी, अंकल। मैंने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। सामने जिंग शुआन का डरावना चेहरा था। मैंने दर्द से कराहते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो, मुझसे नफरत है तो मुझसे निकालो। लेकिन ये बच्चे, ये तो उसी औरत का खून है, बी परिवार के वारिस हैं। क्या तुम्हें डर नहीं कि अगर उसे सच पता चला तो वह तुमसे हमेशा के लिए नफरत करेगी? जिंग शुआन का चेहरा और भी विकृत हो गया। वह पागलों की तरह हंसने लगा। नफरत? जब ये दोनों पैदा हुए थे उसी दिन मैं इन दोनों का गला घोंट देना चाहता था, लेकिन वह हर वक्त इन पर नजर रखती थी। मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। अब आखिरकार वो मौका मिल गया है। तुम तीनों मर जाओगे और उसके बाद मैं उसके पास रहूंगा, उसके दुख में उसका सहारा बनूंगा, धीरे धीरे उसकी जिंदगी में अपनी जगह बना लूंगा और फिर बी परिवार की सारी दौलत, सारी ताकत, सब कुछ मेरा होगा। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। इतना कहकर उसने कार को पहाड़ी की खाई के बिल्कुल किनारे रोक दिया। फिर हमारी तरफ देखकर बोला, चलो अब इस दुनिया को अलविदा कह दो, अगर अगला जन्म मिले तो मेरी राह में मत आना। उसने कार का दरवाजा जोर से बंद किया, फिर पीछे से पूरी ताकत लगाकर कार को धक्का देना शुरू कर दिया। कार धीरे धीरे खाई की तरफ सरकने लगी। अब दोनों बच्चे भी समझ चुके थे, जिंग शुआन सचमुच उन्हें मारना चाहता है। मेरा छोटा बेटा डर के मारे चेन की शर्त कसकर पकड़कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह लगातार गिर रहे थे। चेन की हालत तो उससे भी बुरी थी। उसके होंठ लगातार कांप रहे थे। रोते रोते उसकी आवाज तक बंद हो गई थी। शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वही अंकल जिंग शुआन जो हमेशा उसे टॉफियां लाकर देते थे, जो उसके सामने हमेशा मुस्कुराते रहते थे, वही एक दिन इतना डरावना राक्षस बन जाएंगे और उसकी जान लेने की कोशिश करेंगे। मैंने अपनी बची खुची सारी ताकत जुटाई। दोनों कांपते हुए बच्चों को अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कार लगातार झटके खाती हुई खाई की तरफ खिसक रही थी। हर झटके के साथ मेरे कंधे का जख्म और गहरा दर्द देने लगा। गर्म खून लगातार मेरे कपड़ों के अंदर से बहता जा रहा था। गर्म खून लगातार बहकर सीट पर फैल रहा था। कुछ ही पलों में वहाँ गहरे लाल रंग का बड़ा सा धब्बा बन गया। दर्द से मेरी आवाज बैठ चुकी थी, लेकिन मैं बार बार दोनों बच्चों को सीने से लगाए यही दोहरा रहा था, डरो मत, डैडी यही है। जब तक डैडी हैं किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हें कुछ हो जाए। उधर मैं अपनी बची खुची ताकत से कार के दरवाजे पर लगातार लाते मार रहा था। धड़ाम, ठाक, पूरी बंद कार में लोहे के टकराने की डरावनी आवाज गूंज रही थी, लेकिन दरवाजा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वेल्डिंग करके हमेशा के लिए चिपका दिया हो। जरा भी नहीं हिला। हर लात के साथ मेरे टखने में बिजली जैसी तेज दर्द उठती। उधर खिड़की के बाहर खाई अब और भी पास आती जा रही थी। ठंडी हवा छोटे छोटे पत्थरों को शीशे से टकरा रही थी। खर खर ऐसी आवाज आ रही थी कि रोंगटे खड़े हो जाए। नीचे गहरी धुंध से ढकी एक अथाह खाई थी, मानो कोई विशाल काला राक्षस अपना मुंह खोलकर हमें निगलने का इंतजार कर रहा हो। उधर जिंग शुआन दोनों हाथों से स्टीयरिंग कसकर पकड़े हुए था। उसकी नसें तक उभर आई थीं। चेहरे पर पागलों जैसी मुस्कान फैल गई। उसने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। कार बेकाबू रफ्तार से खाई की ओर सरकने लगी। अब पीछे के दोनों पहिए आधे हवा में लटक चुके थे। बस एक हल्का सा झटका और हम सब सीधे मौत की गोद में गिर जाते। उसी सबसे खतरनाक पल दूर कहीं से एक कार के इंजन की जोरदार गर्जना सुनाई दी। आवाज इतनी तेज थी कि पूरी घाटी गूंज उठी। अगले ही पल चमचमाती हेडलाइट्स की तेज रोशनी हमारी तरफ आई। जिंग शुआन की आंखें अपने आप सिकुड़ गईं और तभी हवा को चीरती हुई बाइक किंगवांग की गुस्से से कांपती आवाज सुनाई दी। उस आवाज में डर भी था, बेचैनी भी और ऐसा गुस्सा कि पहाड़ भी कांप जाए। वह पूरी ताकत से चिल्लाई, जिंग शुआन, अगर तुमने मेरे आदमी और मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जिंदगी भर इसकी कीमत चुकवाऊंगी। इतना कहते ही उनकी नीली स्पोर्ट्स कार तीर की तरह हमारी तरफ दौड़ी। धड़ा एक भयानक टक्कर हुई, इतनी जोरदार कि पूरी कार बुरी तरह हिल गई। हमारी कार खाई के किनारे से उछलकर वापस जमीन की तरफ जा गिरी। उधर जिंग शुआन भी टक्कर के जोर से कई कदम पीछे लड़खड़ा गया। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था। उसे समझ आ गया उसकी पूरी योजना बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अगले ही पल वह पलटा और जान बचाने के लिए पहाड़ी से नीचे भागने लगा, लेकिन उसकी किस्मत अब साथ छोड़ चुकी थी। कुछ ही कदम भागा होगा कि चारों तरफ से पुलिस ने उसे घेर लिया। दर्जनों पुलिस वाले बंदूकें ताने खड़े थे। सभी एक साथ गरजे, रुको, हाथ ऊपर करो, पुलिस। जिंग शुआन ने आखिरी कोशिश की। वह हाथ पैर मारकर छूटने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में पुलिस वालों ने उसे जमीन पर दबोच लिया। टक, हथकड़ी उसकी कलाई में बंद हो गई। उसी आवाज के साथ उसकी लालच, उसकी जलन, उसके सारे पागल सपने भी वहीं कैद हो गए। उसने सिर उठाकर बाई किंगवांग की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। वह चीख पड़ा, किंगवांग, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर तुम इस गरीब निकम्मे की मदद क्यों कर रही हो? लेकिन बाई किंगवांग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उनकी पूरी नजर सिर्फ मुझ पर और दोनों बच्चों पर थी। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वह पागलों की तरह हमारी तरफ दौड़ी। दौड़ते दौड़ते बार बार मेरा नाम पुकार रही थी। उनकी आवाज रोने से कांप रही थी,
लू जिंगुआन, हिम्मत मत हारो। बच्चे ठीक है ना? उधर पुलिस जिंग शुआन को जमीन पर दबोच चुकी थी। चांदनी में उसकी हथकड़ियां चमक रही थी। अचानक वह सिर पीछे करके जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। वह बोला, लू जिंगुआन, तुम्हें लगता है तुम जीत गए? तुम्हें पता भी है 5 साल पहले जब तुम बच्चे को लेकर भागे थे, मैंने उसके डायपर में एक चीज छिपा दी थी, ऐसी चीज जिसके बारे में तुम लोग जिंदगी भर सोच भी नहीं सकते। इतना सुनते ही भाई किंगवांग गुस्से से कांप उठी। उन्होंने बिना एक पल गंवाए उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चटाक। उन्होंने चीख कर पूछा, क्या किया था तुमने? जिंग शुआन के होंठ से खून बहने लगा, लेकिन वह और भी जोर से हंसने लगा। नहीं बताऊंगा। अब तुम लोग पूरी जिंदगी डर डर कर जीना। हाँ। उसकी पागलों वाली हंसी पूरे पहाड़ में गूंजने लगी। बाई किंग गुआंग का चेहरा फिर से सफेद पड़ गया। वह घबराकर दोनों बच्चों के कपड़े बार बार टटोलने लगी। डायपर तक कई बार देख डाले, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उनकी कांपती आवाज निकली, उसने आखिर छिपाया क्या था? मेरी पीठ का दर्द अब इतना बढ़ चुका था कि आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। फिर भी मैंने उनका कांपता हुआ हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर तुरंत बोले, पहले दोनों बच्चों को अस्पताल ले चलते हैं, पूरा मेडिकल चेकअप करना होगा। एम्बुलेंस में लेटे लेटे मैं दोनों बच्चों के मासूम चेहरे देखता रहा, लेकिन जिंग शुआन की कही वही बात बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने उसके डायपर में कुछ छिपाया था। अस्पताल पहुंचते ही भाई किंग गुआंग ने अपने सारे रिश्ते और पहचान लगा दिए। आधी रात में ही दोनों बच्चों के पूरे शरीर का एक्सरे कराया गया। खून की जांच हुई, जहर की जांच हुई, जो भी टेस्ट संभव था सब करा डाले गए। सुबह के 4 बजे आखिर रिपोर्ट आ गई। सभी रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य थी, सब कुछ ठीक था। मैंने लंबी राहत की सांस ली, लेकिन दिल में जो डर का कांटा चुभ गया था वह अभी भी पूरी तरह नहीं निकला। उधर भाई किंगवांग अस्पताल के कॉरिडोर की बेंच पर बैठी थी, दोनों हाथों से सिर पकड़े। उनके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने सिर उठाया। उनकी आंखें रो रो कर बिल्कुल लाल हो चुकी थी। खराश भरी आवाज में उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं काफी देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पहले सब लोग ठीक हो जाएं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। इतना कहते ही अब तक कसकर बंधी मेरी सारी हिम्मत अचानक ढीली पड़ गई और तभी पीठ और कंधे का असहनीय दर्द एक साथ पूरे शरीर पर टूट पड़ा। अचानक ऐसा लगा जैसे दर्द की एक विशाल सुनामी मेरे पूरे शरीर पर टूट पड़ी हो। पीठ का घाव पूरी तरह से फिर खुल गया था। खून मेरी शर्ट में तेजी से फैलता जा रहा था। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धीरे धीरे धुंधला होने लगा। दोनों बच्चों के रोने की आवाज भी अब दूर दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत मुझसे धीरे धीरे विदा ले रही हो। बेहोश होने से ठीक पहले मैंने बस एक आखिरी नजारा देखा। बाई किंगवांग पूरी ताकत से मेरी स्ट्रेचर की तरफ भाग रही थी। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। चेहरे पर ऐसा डर था जैसे किसी ने उनकी पूरी दुनिया छीन ली हो। वह बार बार मेरा नाम पुकार रही थी। आवाज इतनी भर्रा गई थी कि ठीक से सुनाई भी नहीं दे रही थी। लो जिंगुआन, जल्दी डॉक्टर को बुलाइए, इन्हें तुरंत सेंट्रल हॉस्पिटल ले जाइए, सबसे अच्छे डॉक्टर चाहिए, सबसे अच्छी दवा चाहिए। उनकी आवाज कांप रही थी, हाथ भी बुरी तरह थरथरा रहे थे। हालत ऐसी थी कि दोनों बच्चों को भी ठीक से संभाल नहीं पा रही थी। वह लगभग चीख पड़ी, मेरे बच्चे, मेरा आदमी, इनमें से किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इन्हें कुछ हुआ तो मैं पूरी दुनिया को चैन से नहीं जीने दूंगी। हाँ भाई, अब जाकर मैडम को असली प्यार वाला अपडेट इंस्टॉल हुआ था। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो सबसे पहले तेज सफेद रोशनी ने मेरा स्वागत किया, इतनी तेज कि मुझे अपनी आंखें सिकोड़नी पड़ गईं। मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। पूरा शरीर ऐसा दर्द कर रहा था जैसे किसी ने मुझे वॉशिंग मशीन में डालकर स्पिन मोड पर घुमा दिया हो। पीठ और कंधे के घाव हर सांस के साथ जल रहे थे। हल्की सी सांस लेना भी किसी परीक्षा से कम नहीं लग रहा था। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। बगल के 2 बेड पर दोनों छोटे शैतान गहरी नींद में सो रहे थे। मेरा बेटा और चेन चेन दोनों बिल्कुल शांति से सांस ले रहे थे। रोते रोते उनके गालों पर सूखे आंसुओं की पतली लकीरें अब भी दिखाई दे रही थी। उन्हें सुरक्षित देखकर मेरा दिल पूरी तरह हल्का हो गया। मैंने मन ही मन सोचा, बस ये दोनों ठीक हैं, तो मेरी सारी चोटें भी बोनस समझ लो। मैंने प्यार से उनका सिर सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हिला, पीठ में ऐसा दर्द उठा कि मेरी तो जान ही निकल गई। ठंडा पसीना पूरे शरीर पर छूट गया। उसी समय कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। बाई किंगवांग अंदर आई। उनकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। स्पष्ट था कि उन्होंने पूरी रात एक पल भी नहीं सोया था। अब भी उन्होंने कल वाला ही सूट पहन रखा था। कपड़े हल्के से बिखरे हुए थे, बाल भी जल्दी जल्दी बांधे गए थे। वह पहले वाली अकड़ वाली बाई किंगवांग बिल्कुल नहीं लग रही थी। आज उनके चेहरे पर सिर्फ थकान, चिंता और डर दिखाई दे रहा था। जैसे ही उन्होंने मुझे जागते देखा, उनकी आंखों में अचानक चमक लौट आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में अचानक सारी लाइटें जला दी हों। वह जल्दी से मेरे पास आई, लेकिन इस बार उनकी हर हरकत बहुत संभल कर थी, जैसे डर हो कि कहीं मुझे फिर दर्द ना हो जाए। धीरे से उन्होंने पूछा, तुम जाग गए, अब कैसा महसूस कर रहे हो? उन्होंने डॉक्टर की तरह पूरी रिपोर्ट सुनानी शुरू कर दी। तुम्हें हल्का सा कंक्शन हुआ है, पीठ पर काफी गहरी चोटें और स्किन छिल गई है। कुछ दिन पूरा आराम करना होगा, जरा सी भी जल्दबाजी नहीं करना, अचानक उठने की कोशिश बिल्कुल मत करना। फिर उन्होंने बच्चों की तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। जहाँ तक बच्चों की बात है, मैंने बाल रोग विभाग के सबसे बड़े डॉक्टर से उनका पूरा चेकअप करवाया है। वे सिर्फ डर गए थे, उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई। मैं उन्हें चुपचाप देखता रहा। ये वही बाई किंगवांग थी जो कभी किसी के सामने सिर तक नहीं झुकाती थी, और आज वो मेरे सामने इतनी नरम, इतनी विनम्र,
इतनी सावधान थी कि पहचानना मुश्किल हो रहा था। उन्हें देखकर 5 साल पुरानी सारी यादें एक साथ दिमाग में उमड़ पड़ी, मानो कल की ही बात हो। असल में मैं एक बहुत ही गरीब गांव का लड़का था। घर की हालत इतनी खराब थी कि कॉलेज की फीस भरना भी किसी सपने जैसा लगता था। कई कई दिन ऐसा होता कि पूरा दिन सिर्फ सूखी रोटी या सादा बन खाकर गुजारना पड़ता। पेट भर खाना मिल जाए, बस यही सबसे बड़ा सपना था। लेकिन मेरी किस्मत उस दिन बदल गई जब बाई किंगवांग ने एक चैरिटी एजुकेशन प्रोग्राम के दौरान मेरी जानकारी देखी। मेरी मेहनत और हालात ने उनका दिल छू लिया। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के मेरी पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया। मुझे गांव से शहर लेकर आई, अच्छी जिंदगी दी, रहने की जगह दी, सबसे बेहतरीन स्कूल और पढ़ाई का माहौल दिया। अब मुझे इस बात की चिंता नहीं रहती थी कि अगला खाना कहाँ से मिलेगा। मैं पूरी तरह पढ़ाई पर ध्यान दे सकता था। मैंने भी तय कर लिया था, उनके इस एहसान का बदला मुझे अपनी मेहनत से चुकाना है। उस दिन के बाद मैं मशीन की तरह पढ़ने लगा। क्लास में सबसे पहले पहुंचने वाला भी मैं और सबसे आखिर में निकलने वाला भी मैं। रात रात भर जाग कर पढ़ाई करता। आलस तो जैसे मेरी डिक्शनरी में था ही नहीं। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। मुझे उसी हाई एंड डिजाइन कोर्स में दाखिला मिल गया जिसकी बी ग्रुप को सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस दिन मैंने अपने दिल में एक वादा किया, डिग्री पूरी होने के बाद मैं अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके बाई किंगवांग का यह एहसान जरूर चुकाऊंगा।